हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये 10वीं कक्षा के सिलेबस का एक गणित का एक अध्याय है, जिसमें आपको दो समीकरणों का एक जोड़ा होता है जिसे एक साथ हल करना होता है। मतलब समीकरण में जो चर होते हैं उन चरों का ऐसा मान निकालना होता है जो उन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सके। ठीक है, तो किसी भी चीज को गणित के किसी भी अध्याय को हल करने से पहले या उसके बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले उसके व्यापक रूप के बारे में जानना चाहिए। तो अगर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करें तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये होगा समीकरण एक, और दूसरा होगा dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। ये होगा समीकरण 2। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास दो समीकरण है, और ऐसे ही दो समीकरणों का जो एक संग्रह होता है उसे हम कहते हैं समीकरण युग्म। समीकरण युग्म मतलब दो समीकरणों का जो एक संग्रह होगा उसे हम कहेंगे समीकरण युग्म। अब हम दोनों समीकरण में देख सकते हैं कि ये a, b और c ये कांस्टेंट है। वैसे यहाँ पे ये अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर हैं, लेकिन ये अचर राशियां होंगी। ठीक है, मतलब इनका कोई निश्चित मान होगा, लेकिन ये x और y जो है ये चर राशियां होंगी और इनका कोई निश्चित मान नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे समीकरण में दो चर है, इसीलिए समीकरण युग्म का नाम होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब है क्या कि इन समीकरण युग्मों पे कुछ खास नियम है। क्या कुछ खास नियम है इनके गुणांकों को लेकर। जैसे अगर a बट्टे d बराबर नहीं हो b बट्टे e के, ठीक है, अगर a बट्टे d बराबर नहीं हो b बट्टे e के, तो ऐसे सिचुएशन में इस समीकरण युग्म का केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा। ठीक है, केवल एक ही हल होगा। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, इस समीकरण युग्म का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हम जो ग्राफ पर दोनों समीकरण को दो अलग अलग रेखाखंडों से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब प्रदर्शित करेंगे, तो वो दोनों रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पर मिलेंगी, और जो ये बिंदु होगा इस बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, ऐसे समीकरण कहलाते हैं अविरोधी समीकरण युग्म। ऐसे समीकरण युग्मों को कहते हैं अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, कब? जब a बट्टे d मतलब a और d का अनुपात b और e के अनुपात के बराबर नहीं होगा। तो इस ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि समीकरण का केवल एक ही हल होगा, और ये समीकरण युग्म कहलाएंगे अविरोधी समीकरण युग्म। इनका जो ग्राफ होगा वो एक ही बिंदु पर इनके ग्राफ की दोनों रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे समीकरण युग्मों के ग्राफ में अब कोई समस्या नहीं रह गई होगी। बात करें दूसरे कंडीशन की, तो यदि a बट्टे d, ठीक है, कंडीशन 2, यह था कंडीशन फर्स्ट, यह कंडीशन 2, कि यदि a बट्टे d बराबर हो b बट्टे e के, जो बराबर नहीं हो c बट्टे f के। ठीक है, यदि a बट्टे d बराबर हो b बट्टे e के, जो बराबर नहीं हो c बट्टे f के, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में समीकरण का
तो दूसरे कंडीशन की अगर बात करें तो यदि ए बट्टे डी मतलब ए और डी का अनुपात बी और ई के अनुपात के बराबर हो, लेकिन ये दोनों अनुपात सी और एफ के अनुपात के बराबर नहीं हो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा और ये समीकरण युग्म कहलाएंगे विरोधी समीकरण युग्म, ठीक है, विरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। ऐसे समीकरण युग्मों का जो ग्राफ होगा वो आपको दो समांतर रेखाएं होंगी। क्या ऐसे समीकरण युग्मों का जो ग्राफ होगा वो दो समांतर रेखाएं होंगी। अब अगर बात करें हम तीसरे कंडीशन की, तो तीसरा कंडीशन बहुत ही सिंपल है बाबू कि यदि ए बट्टे डी, क्या ए बट्टे डी बराबर हो बी बट्टे ई के बराबर हो सी बट्टे एफ के भी, मतलब ए बट्टे डी बी बट्टे ई और सी बट्टे एफ आपस में बराबर हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है मतलब ए और डी का अनुपात बी और ई के अनुपात और सी और एफ के अनुपात ये तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे कंडीशन में समीकरण के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होंगे और ऐसे समीकरण युग्म कहलाएंगे आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म, ठीक है। ऐसे समीकरणों का जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगा जिसमें एक डायरेक्शन एक समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा डायरेक्शन दूसरे समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा, क्या एक डायरेक्शन एक समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा डायरेक्शन दूसरे समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तीनों कंडीशन दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं उनका ग्राफ ऐसे तीन स्थिति में होता है, क्या पहला दूसरा तीसरा। पहली स्थिति जब ए और डी और बी और ई का अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे समीकरण युग्मों का केवल एक ही हल होगा और ये समीकरण युग्म कहलाएंगे अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो ग्राफ होगा दोनों समीकरणों को जो प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होंगी वो किसी एक बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करेंगे अर्थात एक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। दूसरी स्थिति जब ए और डी का अनुपात बी और ई के अनुपात के बराबर होगा लेकिन ये अनुपात सी और एफ के अनुपात के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा और ये कहलाएंगे विरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। और इस स्थिति में दोनों समीकरण युग्म का जो ग्राफ बनेगा वो दो समांतर रेखाएं होंगी। और तीसरी और आखिरी स्थिति होगी जब ये तीनों अनुपात मतलब तीनों ही गुणांकों के अनुपात या तीनों ही अचल राशियों के अनुपात, ठीक है, आपस में समान होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ऐसे समीकरणों के अनगिनत हल होंगे, ऐसे समीकरण युग्मों के अनगिनत हल होंगे और ये कहलाएंगे आश्रित समीकरण युग्म, ठीक है। इनका जो ग्राफ होगा वो जनरली एक ही सरल रेखा होगी और इसमें दो अलग अलग दिशाएं दोनों समीकरण को सूचित करेंगी या प्रदर्शित करेंगे। आगे इन समीकरण युग्मों को हल करने की जो विधियां हैं, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की 5 विधियां होती हैं, ठीक है। पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि,
देख लीजिएगा बाबू हम लोग प्रति स्थापन और विधि मतलब हिंदी में जो हम लिख रहे हैं, जो नाम वगैरह लिख रहे हैं, उसमें अशुद्धियां अगर हो तो बताइएगा और आप लोग अपने कॉपी में ठीक से लिखिएगा। दूसरा होता है विलोपन विधि। तीसरा होता है अनुपात निर्णय विधि। चौथा विधि कौन सा होता है जी? चौथा विधि तुलनात्मक। तुलनात्मक विधि। और पांचवा विधि होता है भुआजीव गुणन विधि। गुड। तो लगता है क्लास 10th वाला सब इस बार मेहनत किया है। देखो बाबू, एक खास चीज क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का कोई ट्रिक नहीं होता है। क्या बहुत सारे लोग कहते हैं मैथ्स और साइंस में ट्रिक से काम चलता है, मैथ्स और साइंस ट्रिक पे चलता है। ट्रिक का सीधा मतलब है क्या कि हमको प्यास लगी है और पानी पिलाने वाला कोई और है। कि प्यास मुझे लगी है, पानी पिलाने वाला कोई और है, वो आकर के पानी देगा तो हम पिएंगे। क्या ट्रिक का मतलब ये है। ट्रिक में होता क्या है कि पहले हमें ट्रिक याद करना होगा और फिर हमें उस काम को करना होगा, चाहे हम किसी भी चीज में ट्रिक को यूज करें तो। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रिक कभी काम ही नहीं आता है, ट्रिक काम आता है, कभी कभी ट्रिक काम आता है, लेकिन ट्रिक का मतलब ये है। और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हमें प्यास अगर लगी, हमें किसी के सहारे की जरूरत पड़ी तो वो हमें ले जा करके नल दिखा दे। क्या देखो यही नल है, जब भी प्यास लगेगा तो आके पानी पी लेना। दोनों में से बेहतर कौन है? ऑब्वियसली नल देख लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई अगर कोई पानी ला करके देगा तो हमें जब भी प्यास लगेगी तो हमें उसकी आशा होगी कि भाई वो आकर के पानी देगा तो हम पिएंगे। तो ट्रिक यही चीज है कि इसलिए कभी भी ट्रिक्स पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपका पढ़ाई बिल्कुल सही रहेगा। क्या और जरूरी नहीं है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं, हम जिस क्लास में जो चीज पढ़ रहे हैं, हमें उस चीज की जरूरत उसी क्लास में हो, ऐसा नहीं है। नॉलेज कोई भी है वो बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है। क्या आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है तो उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि आपको चीन वाले के साथ लड़ना है या नेपाल वाले के साथ लड़ना है या पाकिस्तान वाले के साथ लड़ना है। उन्हें क्या सिखाया जाता है? अलग अलग लेटेस्ट हथियारों से गोली चलाना सिखाया जाता है। क्या किसके साथ कैसे लड़ना है ये नहीं सिखाया जाता है। हाँ भाई, गोली चलाने आ गया, लड़ने आ गया, सामने आ जाओ, जो आएगा उससे लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉन्सेप्ट यही चीज है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। क्या इसलिए ट्रिक्स को लेकर के मार्केट में बहुत सारे गेस्ट पेपर etc बिक रहे हैं ट्रिक्स के नाम पे। ठीक है, या बहुत सारे कोचिंग के बैनर्स पे आप लोगों को दिख जाएगा कि शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। बाबू ट्रिक किसी चीज का नहीं होता है। ठीक है, ट्रिक का मतलब है सीधा बैसाखी, और बैसाखी की जरूरत अपाहिजों को होती है, आप लोग स्टूडेंट हो। तो ट्रिक्स पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, इस पांचों विधि के समीकरणों को जो हल करने का मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, ऑफलाइन स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हुए हैं उन्हें घर जाना है।